हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदर्श क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो ये चैप्टर जो है ये टोटली बेस्ड है यूरोप के कॉन्टिनेंट पे। मतलब ये कहानी है 1848 की। उस समय क्या हुआ करता था कि यूरोप कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता था। तो उसी से रिलेटेड कहानी है। आइए लाइन बाय लाइन पहले हम पढ़ के देखते हैं, उसके बाद हमें ज़्यादा समझ में आएगा। In 1848, Frédéric Soriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them. क्या लिखा हुआ है कि 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने प्रिपेयर किया एक 4 सीरीज किसका, प्रिंट का। उसमें वो विजुअलाइज कर रहा था कि वर्ल्ड जो है वो एक कैसा हो, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो। उसके अनुसार, फ्रेडरिक सोरियो के अनुसार, कि वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social class, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. इसका जो फिगर 1 है, फिगर 1 से ये देखिए फिगर जो 1 है, तो ये फिगर में बताया गया है कि जो यूरोप के लोग हैं, इसमें तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो ये फ्लैग है, जर्मनी का है, फिर फ्रांस का है, जर्मनी का है। तो ये क्या है कि सारे कंट्री के लोग एक फ्लैग को कैरी किए हुए हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से वो पास हो रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये फिगर ये शो कर रहा है कि वहाँ के लोगों को ये आशा है कि वो भी जैसे ही इस लिबर्टी को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब वो मोनार्कियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करेंगे, त्याग देंगे और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लेंगे। ये फिगर टाइप क्वेश्चन में को पूछा जाता है। ये जो फिगर है फिगर 1, इससे ये भी पूछ सकते हैं, इससे स्काई में तुम देख सकते हो कि जेसस क्रिस्ट है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर देखो स्कैटर्ड रिमेन्स है, मतलब यहाँ पे कुछ देख रहे हो कि राजा है, उसका मुकुट तोड़ के फेंका हुआ है। तो ये फिगर ये क्या शो कर रहा था, ये शो कर रहा है कि वहाँ के लोग जो हैं वो राजा से घृणा करने लगे हैं, मतलब उनके सारे को तोड़ दिया गया है। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment. She bears in one hand and the charter of rights of man in the other. ये लाइन क्या बोल रहा है कि जैसे तुम्हें याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के जो आर्टिस्ट थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे क्लास 9th का चैप्टर 1 था हिस्ट्री का। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय के जो आर्टिस्ट थे वो पर्सोनिफाइड करते थे लिबर्टी करने का मतलब हो गया फ्रीडम, किसको, एज अ फीमेल फिगर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि लिबर्टी को फीमेल फिगर से ही वो क्यों पर्सोनिफाइड करते थे, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि फीमेल को क्या माना जाता है कि हल्का लिबरल होती है फीमेल एज कम्पेयर टू मेल। तो इस प्रकार उस समय के जो आर्टिस्ट होते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम के जो आर्टिस्ट, वो पर्सोनिफाई करते थे लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर। और जैसा कि तुम ऊपर फिगर 1 में तुम देखे होगे कि जो यहाँ पे जो फीमेल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो फिगर है ये इसको बोलता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी में तुम देखोगे कि ये एक फीमेल है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में देखोगे कि क्या है, एक फीमेल है। इसके एक हाथ में तुम देखोगे कि एक टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और एक हाथ में देखोगे कि चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। तो ये क्या शो कर रहा है, मतलब इस फीमेल है, इसके पास एक मसाल है, मतलब टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। तो 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जिस फीमेल के पास टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और उसके एक हाथ में है चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है
कि चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन ही क्यों, वीमेन क्यों नहीं? क्योंकि यूरोप में उन दिनों क्या होता था कि वीमेन को फ्रीडम नहीं होता था, जितने भी राइट्स होते थे वो सारे मैन के होते थे। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि एक हाथ में उसका टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में राइट्स ऑफ मैन है दूसरे हाथ में। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द फिगर लाई इन द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तुम फिगर के अगर फोरग्राउंड देखोगे, मतलब फिगर के सामने, तो तुम्हें क्या दिखेगा? इमेज लाई इन द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट। अब यहाँ पे 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, तो एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है। रेड लेडी क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर एक्सरसाइज। मतलब उसके वो जो पावर को एक्सरसाइज करता है उसके पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हिस्ट्री में इस टर्म को रेफर बोला जाता था एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जितने भी राजा महाराजा होते थे उनको बोल जाता था कि वो क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट है। मतलब उनके पास एक सेंट्रलाइज पावर होता था और वो बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव होते थे। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर फिगर के फोरग्राउंड में तुम देखोगे तो कुछ राजा के मुकुट को तोड़ के फेंका गया। ये क्या शो कर रहा है? कि मतलब वहाँ के लोग फ्रीडम चाहते हैं। इन सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू द देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। अगर फिगर ये जो फ्रेडरिक सोरियो था एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, इसका एक यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन क्या होता है? ए विजन ऑफ सोसाइटी डैट इज़ सो आइडियल डैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसा सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा आइडियल हो, एक्चुअली वैसा सोसाइटी एग्जिस्ट करता ही ना हो, उसको बोलते हैं यूटोपियन सोसाइटी। तो उस समय फ्रेडरिक सोरियो का भी एक यूटोपियन विजन था कि वो जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। तो उन दिनों के लिए क्या हो गया? उसके लिए एक यूटोपियन विजन हो गया। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड विच बाय द टाइम वे आर ऑलरेडी नेशन स्टेट। अगर तुम यहाँ पे फिगर में देखोगे तो फिगर में देखोगे कि सबसे आगे है कौन? सबसे आगे यहाँ पे है अमेरिका। मतलब इधर अमेरिका है, उसके पीछे है फ्रांस। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि 1848 के समय अमेरिका जो था वो ऑलरेडी से एक नेशन स्टेट बन चुका था। इसलिए वो इस जो प्रोसेशन है, जुलूस है, उसमें अमेरिका को आगे रखा गया है। आगे रखने का कारण क्या है कि 1848 में अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जो था वो ऑलरेडी एक नेशन स्टेट बन चुका था, इसलिए वो ये जुलूस में वो आगे है। यहाँ पे आप देखो क्या बोला गया है। फ्रांस आइडेंटिफाइड बाई रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। अब स्टैचू में तुम देखोगे कि फ्रांस के पास एक रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर है, वो बस स्टैचू के पास पहुंचा ही है। सी इज फॉलोड बाई पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि फ्रांस के पीछे कौन है? जर्मनी, और जर्मनी के पास ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग है। तो 1 मार्क्स ऑब्जेक्ट में पूछता है कि जो ट्राई कलर है किसका? जर्मनी का, उसका कलर बताओ। तो रेड, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, ये ट्राई कलर है जर्मनी का। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड स्टेट। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 to unify the numerous German speaking principle into a nation under the democratic constitution। अब देखो इंटरेस्टिंग वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस समय ये पेंटिंग बनाया गया है उस समय जर्मनी के लोग जो हैं वो यूनाइटेड नहीं है। मतलब जर्मनी अपने आप में विभाजन है, जर्मनी के अंदर ही बहुत छोटा छोटा पार्ट्स है, वो यूनाइटेड नहीं है। लेकिन तब पर भी वो फ्लैग को कैरी किए हुए हैं। ये क्या शो करता है? लिबरल हो, मतलब वो भी चाहते हैं कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाया जाए और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया जाए। और जर्मनी जो था उसमें उस समय जर्मनी में बहुत छोटा छोटा पार्ट था, तो बहुत छोटे छोटे पार्ट में बहुत डिफरेंट लैंग्वेज लोग बोला करते थे।
फॉलोइंग द जर्मनी पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। अब 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट के पीछे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के पीछे फ्रांस है, फ्रांस के पीछे जर्मनी है, तो जर्मनी के पीछे कौन सा नेशन है, तो पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो ये सीक्वेंस ऐसे ऐसे कंट्री जो है। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्रिस्ट सेंड्स एंजल गेज अपॉन द सीन। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि हेवेंस, फ्रॉम द हेवेंस मतलब स्वर्ग से जो क्रिस्ट हैं, जैसे क्रिस्ट जो सेंट होते हैं, मतलब जिसको हम साधु बोलते हैं, एंजल्स मतलब परियां जो हैं वो इस सीन को देख रही हैं। दे वेयर बींग यूज बाई आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फैटर्निटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस फिगर में आर्टिस्ट ने जैसे क्रिस्ट को, सेंट्स को, एंजल को क्यों दिखाया है, ये क्यों फैटर्निटी को शो करता है। फैटर्निटी भाईचारा, मतलब क्या शो कर रहा है कि जितने भी नेशन हैं वो सब का मतलब एक उनका गॉड है जैसे क्रिस्ट, उनको वो फॉलो करते हैं, तो ये भाईचारा को फॉलो कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो पर्सोनिफाई किया है जैसे क्रिस्ट को। अब ये जैसे कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वहाँ पे देखा गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इशू विजुअलाइज बाई सोरियो इन फिगर 1। अब देखो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा जो फिगर 1 बताया गया है, तो उस चैप्टर में जो उसने विजुअलाइज किया, उस चैप्टर को हम रियलिटी में इस चैप्टर में होते हुए देखेंगे। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। अब देखो क्या बोला गया है, ड्यूरिंग द 19th century। जब भी मैं बोलता हूँ कि 19th सेंचुरी, इसका मतलब क्या हो गया कि 1800 से लेके 1801 से लेके 1900 तक, तो इस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे 19th सेंचुरी। तो वही बोला गया कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज ए फोर्स। मतलब नेशनलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी इमर्ज हुआ एज अ फोर्स विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। मतलब 19th सेंचुरी के पहले यूरोप कैसा था, वहाँ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, नेशनलिज्म का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। मतलब किसी भी मतलब एक टेरिटरी है तो वो टेरिटरी जो है एक राजा के अंदर में होता था, इस पर कोई उसका जो सारा रूल रेगुलेशन था वो राजा बनाता था। लेकिन जब नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी आई सामने तो एक स्वीपिंग चेंज लाया, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगा नेशनलिज्म के कारण। The end result of these changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empire of Europe। अब देखो इसका एंड रिजल्ट क्या है, मतलब जब नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी लोगों के अंदर आ गई तो इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। एंड रिजल्ट ये हुआ कि इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, मतलब छोटे छोटे नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा। यहाँ पे 1 मार्क्स में ये भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट, हम किसको बोलेंगे नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट बोल सकते हो कि एक ऐसा टेरिटरी, मतलब एक फिक्स टेरिटरी हो, उस फिक्स टेरिटरी में क्या हो कि इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, वहाँ के लोग यूनाइटेड फील करते हो, तो उसको हम बोलेंगे एक नेशन स्टेट है। अब नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा किसके जगह पे, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। डायनेस्टिक मतलब जो वंशानुगत चलते आ रहा था कि मेरे पिताजी राजा थे तो पिताजी का बेटा बनेगा राजा, तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन होता था। लेकिन उसके जगह पे अब क्या आने लगा, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा। अब यहाँ से देखो, द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेनियर कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। नेशन स्टेट्स और मॉडर्न स्टेट में क्या अंतर है, तो नेशन स्टेट में मैंने क्या बोला कि लोग वहाँ पे यूनाइट फील करते हैं, मतलब सभी लोग को लगता है कि हम लोग का लैंग्वेज सेम है, हम लोग का कल्चर सेम है, वो नेशन स्टेट होता है। लेकिन जो मॉडर्न स्टेट होता है उसमें एक सेंट्रलाइज पावर होता है, मतलब कोई एक सेंटर में अथॉरिटी है, वो पावर को होल्ड किए हुए है और वही पूरे पावर को एक्सरसाइज करता है। हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। अब यूरोप में मॉडर्न स्टेट बहुत लंबे समय से चलते आ रहा था, बट अ नेशन स्टेट वर वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन नॉट ओनली इट्स रूलर कैम
टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। देखो अभी मैंने बताया कि मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में क्या अंतर है कि नेशन स्टेट उसको बोलते हैं जिसमें मेजोरिटी ऑफ ए सिटीजन, मतलब उस नेशन के अधिकतर जो लोग हैं, सिर्फ रूलर नहीं, उनके बीच में एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी होता है। मतलब उनकी पहचान एक कॉमन चीज़ से होती है कि हम कॉमन लैंग्वेज बोलेंगे, कॉमन कल्चर है हमारा, और एक शेयर्ड हिस्ट्री होता है। अब यहाँ पे एक देखो क्वेश्चन क्या आता है कि दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम मेमोरियल। मतलब ये जो कॉमननेस था लोगों के बीच में, ये बहुत पहले से नहीं चलते आ रहा था कि बहुत पहले से लोग अपने आप को कॉमन फील करते थे। नहीं, ये समय के साथ ये चेंजेस आया था कि जैसे ही नेशनलिज्म की फीलिंग आई, तो नेशनलिज्म के फीलिंग के आने के चलते उसके बाद ये कॉमननेस आया लोगों के बीच में कि हम लोग नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल, थ्रू एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। मतलब ये जो कॉमननेस था लोगों के बीच में, इसको फोर्स किया गया था स्ट्रगल के थ्रू, एक्शन, लीडर के एक्शन के थ्रू, और कॉमन पीपल के थ्रू। दिस चैप्टर विल लुक एट डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म कैम इनटू बीइंग इनटू 19th सेंचुरी। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसमें हम लोगों ने जाना कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो अगर मैं क्विक समरी दूँ इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले पेज में पहले क्या पढ़ा, इस फिगर के बारे में पढ़ा। ये जो फिगर है, ये फ्रेडरिक सोरियो ने इस फिगर को बनाया है। इस फिगर को फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया। इस फिगर का सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें से ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इस फिगर का सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब उसमें मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था यूरोप में, तो फ्रेडरिक सोरियो ने विजुअलाइज किया कि वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इस फिगर से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऊपर में जैसे जेसस क्रिस्ट हैं, फोरग्राउंड में जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का टूटा फूटा कचरा है, ये लोग जो फ्लैग को कैरी करे जा रहे हैं, तो ये क्या सिग्निफिकेंस देता है। तो ये सिग्निफिकेंस क्या देता है कि जिस समय नेशनलिज्म की फीलिंग आई, तो लोगों ने नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो किया और उसके चलते नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा। तो चलिए आज तक हम यहीं रखते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया ऑफ नेशन स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।